राष्ट्रपति का आज से 3 राज्यों का दौरा। 28 से 30 तक झारखंड के विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, बेहतर काम नहीं करने वाले पार्टी कोटे के मंत्रियों की होगी विदाई। चंपाई सोरेन ने पेशा कानून मामले पर सरकार को घेरा। हजारीबाग में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार, एटीएम, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद। और छत्तीसगढ़ में फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन, पहले दिन जीते 5 पदक। T20 सीरीज में भारत की महिला टीम की श्रीलंका पर 3-0 की अजेय बढ़त। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विविध कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को वो कर्नाटक के कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। इसके बाद 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर में ओल्ड चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगी। वहीं 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर राज्य में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वे कल शाम रांची पहुंचेंगी। 28 से 30 दिसंबर तक वे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और गुमला में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। झारखंड दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। NIT जमशेदपुर के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रपति सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगे। एक्साइटेड है, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। मैं जमशेदपुर में जब मैं कुछ निमंत्रण करने जा रहे थे विद्युत महातो जी को पास, मुंडा जी को पास, वो लोग देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है सब लोग। इससे फर्स्ट टाइम आ रहा है राष्ट्रपति। उन्होंने बताया कि समारोह के दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। RSB समूह के संस्थापक रविंद्र कुमार बेहरा को डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा जाएगा। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इस टाइम में फर्स्ट टाइम हुआ है, मिनिस्टर भी हमको क्लियरेंस मांगा है राष्ट्रपति हॉल से, ये जो दोनों को राष्ट्रपति महिम देगा, इसीलिए अलग से उसके लिए भी अप्रूवल है, उसको अप्रूवल दे दिया जाए। यस, प्रेसिडेंट मैडम ये दोनों को हाथ से देगा। गौरतलब है कि इस 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में राष्ट्रपति पूर्वी सिंहभूम और गुमला में भी विविध कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इधर राष्ट्रपति के झारखंड दौरे के मद्देनजर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से हिनू चौक तक और बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक तक के 200 मीटर की परिधि को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। प्रमुख मार्गों में बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था की गई है। इस बीच रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने विधि व्यवस्था के लिए पर्याप्त जवानों की तैनाती, CCTV निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था जैसे कई दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की आज अध्यक्षता कर रहे हैं। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र राज्य सहयोग और समन्वय पर कल से मंथन का दौर चल रहा है। होने वाले मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर आधारित और सतत संवाद के माध्यम से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
26 से 28 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन में एक साझा विकास एजेंडे को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। ये सम्मेलन भारत की जनसंख्या को केवल जनसंख्यिकी लाभांश के रूप में देखने के बजाय नागरिकों को मानव पूंजी के रूप में स्थापित करने के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई का आधार तैयार करेगा। इसके लिए शिक्षा प्रणालियों को मजबूत करने, कौशल विकास पहलों को आगे बढ़ाने और देश भर में भविष्य के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए ठोस रणनीतियां विकसित की जाएंगी। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करता है जहां केंद्र और राज्य भारत की मानव पूंजी क्षमता की अधिकतम करने तथा समावेशी भविष्य के लिए तैयार विकास को गति देने के लिए एक एकीकृत प्रारूप तैयार करने के लिए सहयोग करते हैं। इरफान अंसारी ने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास का संकल्प दोहराया है। श्री अंसारी ने जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कृषकों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। पंचायत नवाडी के ग्राम फतेहपुर में एकल चेक डैम जो किसानों को देखते हुए किसानों को मजबूत करने की मंशा है हमारी। और जब से आप देख रहे होंगे कि जब से मैं विधायक बना हूँ लगातार विकास हो रहा है। अब तो यहाँ की जनता के आशीर्वाद के कारण, दुआओं के कारण मंत्री हूँ, तो जहाँ 10% का लाभ क्षेत्र को मिलना चाहिए था वहाँ 100% का लाभ क्षेत्र को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार में शामिल पार्टी कोटे के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है। बेहतर काम नहीं होने पर विदाई तय है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की महागठबंधन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। गांधी का जिनका अंतिम इच्छा थी, जिनकी इच्छा थी कि गांव के गरीब लोगों के पास योजना का लाभ पहुंचे, और उसी के तहत आज जो है गरीबों को, श्रमिकों को और लाभ पहुंचाने के लिए जो मनरेगा स्कीम हमारे मनमोहन तत्कालीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में मनरेगा कानून जो लागू किया गया था, महात्मा गांधी का नाम जो बदल दिया गया भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, उसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को फिर घेरा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पेसा अधिनियम को कैबिनेट द्वारा पास करने के बाद वह अधिनियम ही गायब हो गया। जनप्रतिनिधियों और मीडिया तक को अब तक अधिनियम का ड्राफ्ट नहीं मिला है। श्री सोरेन ने पूछा कि ऐसा करके राज्य सरकार क्या छिपाना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जनजातीय समुदायों की जमीन छीनने की राज्य में साजिश रची जा रही है। एरिया को कटौती मत करो, शेड्यूल एरिया में दो तरह का कानून व्यवस्था मत करो। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के हित में सोच के आगे बढ़ो। आपका 23 दिसंबर से आज इतना दिन हो गया, अभी तक आपका पैसा में क्या देने जा रहा है, नहीं देने जा रहा है, अभी तक आपने छिपा के क्यों रखा है? बोल दीजिए, हमें एक बात दिया है। बहुत सादा बहुत सरल है। आदिवासी हालांकि जीवन शैली है, पेड़ के नीचे पूजा पाठ करते हैं, रूढ़िजन व्यवस्था है, वर्षों का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। हमने सरकार को कहा आप नॉन शेड्यूल एरिया में कोल ब्लॉक आवंटन कीजिए, बहुत अच्छा है, करे, लेकिन शेड्यूल उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में मत करो, नहीं तो सबसे बड़ा जन आंदोलन को सामना करना पड़ेगा।
पेशा कानून को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने से झामुमो कार्यकर्ता इन दिनों खासे उत्साहित हैं। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम कार्यालय के समक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न तरीकों से इस पर खुशी का इजहार किया। झारखंड प्रदेश में झारखंड कैबिनेट के द्वारा पेशा कानून को मान्यता देने के स्वागत में, उसके समर्थन में पूरे झारखंड वासी, जहाँ भी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ में पेशा कानून का स्वागत कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। हजारीबाग में पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में बरखट्टा के रहने वाले एक गिरोह के 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नूतन नगर इलाके में छापेमारी कर इन अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि इन अपराधियों के पास से विभिन्न बैंकों के 12 ATM और 5 पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसने लोगों को टारगेट किया। इसमें कई विक्टिम अलग अलग राज्यों के भी हैं, उड़ीसा के, बिहार के, बंगाल के भी हो सकते हैं, झारखंड के तो हैं ही। तो इन सभी लोगों को इस तरह से एक फ्रॉड के तहत में फंसा करके और पैसे की वसूली की जा रही थी। तो इस सिंडिकेट को हमारी टीम ने बस्ट किया है और 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम विवेक कुमार, बादल मंडल, दीपक मंडल और शेखर कुमार है। साथ में हम लोगों ने इनके पास से 12 मोबाइल फ़ोन, 16 सिम कार्ड, 12 से ज़्यादा कार्ड और 5 पैन कार्ड। लौनगरी जमशेदपुर में अपराधी इन दिनों बेलगाम नजर आ रहे हैं। अपराधियों ने टेलको थाना क्षेत्र में एक क्वार्टर से 30 लाख के गहने और नकद 50,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि घर के सदस्यों के भुवनेश्वर रवाना होने के कुछ ही घंटों में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। झारखंड समेत देश भर में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व पर हर्ष और उल्लास का वातावरण है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ। आज देश उनकी 359वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, साहस और बलिदान के सिद्धांतों को समर्पित कर दिया। अन्याय, अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को संघर्ष और आत्मसम्मान का मार्ग दिखाया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने 1699 की बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना करके इस धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज ने ये एक संदेश दे दिया कि आने वाले समय में कोई भी किसी का धर्म का चिराग बुझाएगा, जब मंदिर गिराएगा, जब कोई अत्याचार करेगा, तो मैं एक खालसा ऐसा पंथ सजा दूंगा, वो हर बार समय समय पे अपना बलिदान, अपनी शहादत देने के लिए तैयार होगा। गुरु गोविंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में धर्म और मानवता की रक्षा को सर्वोपरि रखा। 5 प्यारों के माध्यम से उन्होंने साहस, आत्मसम्मान और समानता का संदेश दिया। गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज का जब पटने की धरती पे प्रकाश होता है, तो जब वो ये मैसेज था कि अज्ञानता के अंधेरे को मिटा के चानना, रोशनी, प्रकाश देना, कि हम सब एक हैं। आज जब भारत विकसित भारत की ओर अग्रसर है, ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी के विचार और सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सिख धर्म के प्रचार, प्रसार और धार्मिक स्थलों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पटना साहिब का विकास और करतारपुर कॉरिडोर इसके प्रमुख उदाहरण हैं।
जो आस्था और सांस्कृतिक विरासत को मजबूती प्रदान करते हैं। आज देश भर में सभी श्रद्धालु प्रातःकाल से ही गुरुद्वारे जाकर अपना मत्था टेक रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के उपदेश हमें सत्य, साहस और समानता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए आज इस पावन अवसर पर गुरु गोविंद सिंह जी के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और एक सशक्त और विकसित भारत बनाने के निर्माण में अपना योगदान दें। कैमरा पर्सन आनंद कश्यप के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश पर्व के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें नमन किया है। राष्ट्रपति भवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने अदम्य साहस और असाधारण समझदारी से लोगों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। अपने अनुयायियों को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जो न्याय और आत्मसम्मान के आदर्शों की रक्षा के जोश से प्रेरित होकर कहीं ज्यादा शक्तिशाली दुश्मनों का बहादुरी से सामना कर सके। वो मुश्किलों के बीच कृपा और आदर्शों के लिए बलिदान के प्रतीक हैं। एकता, करुणा और सभी के प्रति सम्मान पर आधारित एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की उनकी शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर उन्हें नमन किया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पवित्र प्रकाश उत्सव पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। वो साहस, करुणा और बलिदान की मूर्ति हैं। उनका जीवन और शिक्षाएं हमें सच्चाई, न्याय, धर्म के लिए खड़े होने और मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विजन पीढ़ियों को सेवा और निस्वार्थ कर्तव्य के लिए मार्गदर्शन दे। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और लिखा है कि इस साल की शुरुआत में तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब की मेरी यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां मुझे श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोरा साहिब के दर्शन भी हुए थे। राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में समय इंडिया, नई दिल्ली और पुस्तक मेला समिति के संयुक्त तत्वावधान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला का शुभारंभ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल मैदान में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला के शुभारंभ में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद महुआ माझी और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त शामिल हुए। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पुस्तक ज्ञानार्जन का अहम साधन है। उन्होंने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में 68 करोड़ की लागत से पुस्तकालय बनकर तैयार है। यहाँ के वाचनालय में 5000 बच्चे पढ़ेंगे। रांची यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी खुल रही है, बनकर तैयार हो गई है। कोल इंडिया 38 करोड़ रुपया और 30 करोड़ सीसीआर से 68 करोड़ के लिए 5000 बच्चे पढ़ेंगे। 5000 बच्चे पढ़ेंगे। ये अब ये जिंदगी भर के लिए, अब समझो पुस्तक है, हजारों पुस्तक रहेगी। हम अपने मेरे संसदीय कार्यालय में हमने ई लाइब्रेरी खोल रखी है कि दुनिया भर के जितने भी कहीं भी लाइब्रेरी या कोई बुक को आप डाउनलोड कर लो। उद्घाटन समारोह में शामिल अतिथियों ने सभी स्टॉल्स का दौरा किया। मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने विभिन्न स्थानों पर लगने वाले पुस्तक मेले का उल्लेख किया। बांग्ला के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, लेखक रहे हैं और वो साहित्य अकादमी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 115 से भी ज्यादा उपन्यास लिखे हैं। तो उनसे मैंने पूछा था कि आखिर इतनी भीड़ जो कोलकाता पुस्तक मेले में होती है और कहीं क्यों नहीं होती। तो उन्होंने कहा था कि बंगाल के बड़े बड़े लेखकों ने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लिखा। यह पुस्तक मेला 4 जनवरी तक चलेगा। यहाँ आई कार्ड दिखाकर सोमवार से शुक्रवार स्कूली विद्यार्थी निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। मेले का प्रवेश शुल्क 10 रुपये रखा गया है। यहाँ 80 से अधिक बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ पुस्तक प्रेमी मनपसंद पुस्तकों की खरीदारी कर पाएंगे।
पुस्तक ज्ञान प्राप्ति का साधन तो है ही, साथ ही भाषा कौशल सुधार, एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में भी सहायक है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। भिक्षाटन को मजबूर दिव्यांग जाहिर अंसारी की पीड़ा जनता दरबार में उपायुक्त अजय नाथ झा ने सुनी। प्रशासन की ओर से कंबल, राशन, फोस्टर केयर योजना से जोड़ने और मेडिकल जांच की व्यवस्था की गई, जिससे जाहिर अंसारी को राहत और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद मिली। पाकुड़ को एनीमिया मुक्त बनाने के संकल्प के तहत एनीमिया जागरूकता रथ 2025 को पुराना सदर अस्पताल परिसर पाकुड़ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान 30 दिसंबर 2025 तक कैंपेन मोड में चलाया जाएगा ताकि लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक किया जा सके। कोडरमा में आयोजित जनता दरबार में आमजनों की समस्याओं को क्रमवार ढंग से सुना गया। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया गया, जबकि शेष मामलों में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जांच कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। धान अधिप्राप्ति योजना के व्यापक प्रचार हेतु समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। किसानों को सरकार को सीधे धान बेचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में 2,450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से त्वरित भुगतान होगा, जबकि ई उपार्जन ऐप से पंजीकरण व भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध होगी। पलामू शहर थाना क्षेत्र में गोल्ड हाउस दुकानदार रंजीत कुमार सोनी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फोन और धमकी से जुड़े साक्ष्य बरामद कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2025 में पलामू पुलिस ने सख्त कार्रवाई, त्वरित जांच और जन सहयोग के जरिए अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के साथ पुलिस ने समाज में शांति, सुरक्षा और भरोसे का वातावरण कायम किया। एसपी चतरा सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर 25 दिसंबर 2025 को विशेष अभियान चलाकर लावालौंग व कुंदा थाना क्षेत्र में करीब 15 एकड़ वन भूमि पर की जा रही अवैध अफीम की खेती को शुरुआती अवस्था में नष्ट किया गया। संलिप्त लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। छात्रवृत्ति और अब स्पोर्ट्स न्यूज। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इन दिनों फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड की झोली में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। 30 दिसंबर तक यह प्रतियोगिता विभिन्न श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। झारखंड के घनश्याम उरांव ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, जबकि सौम्या कुमारी और प्राची कुमारी ने रजत पदक हासिल कर राज्य का मान बढ़ाया। जाह्नवी कुमारी और महक कुमारी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। भारतीय महिला टीम ने तिरुवनंतपुरम T20 क्रिकेट मैच जीतकर श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 113 रन का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के आक्रामक अर्धशतक की मदद से लक्ष्य को 13.2 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 7 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका के लिए चमारी ने हासिनी परेरा 25 और काविशा दिलहारी ने 20 और इमेशा दुलानी ने 27 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। रांची में कल से महिला हॉकी का रोमांच नजर आएगा, जब मैदान में हॉकी इंडिया लीग में टीमें आमने सामने होंगी। मैच शेड्यूल में फेरबदल किया गया है। शाम 6 और 5:30 बजे से शुरू होने वाले मैचेस अब 5 बजे ही शुरू हो जाएंगे। 4 बजे से शुरू होने वाले मैच अब
3 बजे से खेले जाएंगे। इधर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने हॉकी इंडिया लीग के सफल आयोजन को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ स्टेडियम का कल निरीक्षण किया। इस मौके पर हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह और हॉकी झारखंड के सीईओ रजनीश कुमार भी मौजूद रहे। देवघर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों की उपलब्धता से मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर, सुरक्षित और उन्नत इलाज मिल रहा है। इसी क्रम में सीआर मशीन की मदद से पहली बार जांघ की हड्डी का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है, जो कि बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देवघर सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से बेहतर हो गई हैं। सदर अस्पताल में हाल में स्थापित की गई सी-आर्म मशीन की मदद से पहली बार जांघ की हड्डी का जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया, जो अस्पताल के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह सफल ऑपरेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अमरीश ठाकुर के नेतृत्व में उनकी विशेषज्ञ टीम ने किया। मशीन लेटेस्ट है आपका। हड्डी का जैसे देख रहे हैं, आज पहली बार जांघ की हड्डी टूट गई थी, फीमर जिसको कहते हैं, उसका बाहर से ही अब मशीन में देखा हुआ है, लगा करके टीवी स्क्रीन जो इसका स्क्रीन है उसमें दिखाई पड़ता है, उसका पोजीशन करके बाहर से ही नेल लगाया गया, स्क्रू लगाया गया, जो फीमर का ऊपरी भाग फ्रैक्चर था, जो कि बहुत अच्छे से काम हो गया है। सी-आर्म मशीन की सहायता से ऑपरेशन को पूरी तरह सटीक, सुरक्षित और आधुनिक तकनीक के अनुसार संपन्न किया गया, जिससे मरीज को कम समय में बेहतर लाभ मिला। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और उसे बड़ी राहत मिली है। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा ने कहा कि आगे भी मरीजों को और अधिक बेहतर एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कि जो मेजर ऑपरेशंस होंगे और ऑर्थो के होंगे वो उसमें ही होंगे और किसी भी तरह का इन्फेक्शन वाला केस वहाँ पर नहीं जाया जाएगा और अदर ऑपरेशंस के लिए उसको दूसरे ओटी को असाइन किया गया है। भविष्य में जितने केसेस आएंगे, जो हम लोग कोशिश करेंगे कि आयुष्मान के तहत हो। देवघर सदर अस्पताल में हर दिन स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी की जा रही है। आधुनिक मशीन और चिकित्सकों की सक्रियता से मरीजों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति का आज से 3 राज्यों का दौरा। 28 से 30 तक झारखंड में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान, बेहतर काम नहीं करने वाले पार्टी कोटे के मंत्रियों की होगी विदाई। चंपाई सोरेन ने पेशा कानून मामले पर सरकार को घेरा। हजारीबाग में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, एटीएम, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद। और छत्तीसगढ़ में फेडरेशन कप वुशु प्रतियोगिता में झारखंड का दमदार प्रदर्शन। पहले दिन जीते 5 पदक। T20 सीरीज में भारत की महिला टीम की श्रीलंका पर 3-0 की अजेय बढ़त।